आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। इस समय हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चारपानी क्षेत्र में हैं। यहाँ पे निषाद धाम है। निषाद धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ पे एक कथावाचक स्वामी जी उपस्थित हैं। बाल व्यास कन्हैया ब्रिजवासी महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे कि निषाद श्रीमद्भागवत कथा पुराण और ये कथा पुराण में क्या अंतर है। निषाद कथा पुराण, देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत स्वागत आभार करता हूं और जितने भी सोशल मीडिया की तरफ से देख रहे हैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंतर इन्होंने पूछा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि निषाद पुराण और पुराणों में क्या अंतर है। लेस मात्र अंतर नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि निषाद भागवत क्या है। निषाद भागवत का अर्थ है जो समाज के हित के लिए कथा की जाए, यानी समाज को कल्याण की दृष्टि से देखा जाए, उसको कथा कहते हैं, उसको भागवत कहते हैं। जो अच्छे आचरण को ढाल ले, जो समाज कल्याण की भावनाओं को जगा ले, उसको भागवत कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा जी और निषाद जी श्रीमद् भागवत कथा में अंतर क्या है? मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत कथा और निषाद, इनमें अंतर कोई नहीं है। आप देखेंगे कि सत्यवती केवट के जो पुत्र होते हैं उनको वेद व्यास जी कहा जाता है। शास्त्र उठा करके आप देखिए, अगर थोड़े बहुत आप पढ़े होंगे, संस्कृत जानते होंगे तो आप जरूर पढ़िएगा। वेद व्यास जो हैं उनकी माता का नाम है सत्यवती, जो केवट की पुत्री हैं। सत्यवती केवट की पुत्र जो हैं वेद व्यास हैं। और वेद व्यास के पुत्र जो है आगे चलेंगे, चित्रांगद और विचित्र वीर जो ये भाई होते हैं, उसके उपरांत जो है कौरव और पांडव होते हैं। बहुत बड़ी वंशावली है, मैं वंशावली तक नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने इन कथा का विस्तार किया, इसको लेखनी किया। किसके लिए किया? केवल एक समुदाय के लिए नहीं किया, जन जन मानस के लिए किया। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ दुनिया में क्या है? एक जात है, क्या है? मानवता। व्यक्ति अगर मानव है तो सब संभव है। जाति पाति तो पशु और पक्षियों में होती हैं, लेकिन आज के दौर में जो धर्मवाद और जातिवाद बहुत ही चरम सीमा पर बोल रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं कारण है। वो कारण क्या है? आप लोग अनुमान लगाइए। जब हमारा भारत देश गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। अब उसके उपरांत जब जो है हमारे भारत देश में यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो भारत को तोड़ने का काम किया गया। अब भारत को तोड़ने का काम कैसे किया कि फूट डालो राज करो की नीति जो डाली गई, वो फूट डालो राज करो की नीति का मतलब है कि जाति व्यवस्था को इस भारतवर्ष में घोल देना, वर्ण व्यवस्था में इस भारतवर्ष को घोल देना। और आज उसी का प्रमाण जो है सबको देखना मिल रहा है। मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं निषाद हूँ, मैं केवट हूँ, मैं मल्ला हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। क्या है सब? लेकिन आप भी तो निषाद भागवत कथा को लेके चल रहे हैं, एक समाज को लेके चल रहे हैं, तो क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मैं निषाद परिवार को लेके नहीं चल रहा हूँ, बल्कि मैं सब परिवार को लेके चल रहा हूँ। मेरे लिए सब समान है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्राः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी उस शूद्र होते हैं। शूद्र माने होता है सूतंग अवस्था। ध्यान देना, आपने किसी को सुना भी नहीं होगा। शूद्र माने होता है सूतंग अवस्था। जो माँ के पिंड में बच्चा लिपटा हुआ रहता है ना, जो 13 दिन तक 12 दिन तक सूतंग लग जाते हैं कि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, अच्छा पूजा पाठ नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, किसी का छुआ नहीं, उसको सूतंग अवस्था कहते हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे शब्द भी बदला और सूतंग अवस्था को शूद्र कर दिया गया। जब शूद्र कर दिया गया तो कह दिया भाई शूद्र तो ये लोग हैं, एक श्रेणी को शूद्र कह दिया गया। ये सब नहीं था पहले हर व्यक्ति समान शिक्षा प्राप्त करता था और समान शिक्षा के साथ साथ वो समान शास्त्रों का अधिकारी भी था। जैसे बाल्य भील, जो वाल्मीकि जो हैं, जिनको ओरिजिनल नाम जिनका बाल्य भील है, आप उठा के देखेंगे। रजनीश ओशो का नाम आपने अगर सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, धार्मिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाला व्यक्ति एकमात्र रजनीश ओशो था, जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसने क्रांति ला दी और सब धर्म गुरुओं के लिए वो एक चैलेंज बन करके खड़ा हो गया। तो इतना अध्ययन उसने किया कि पूरे दुनिया के लोग आज जानते हैं। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सबसे बड़ा कथावाचक कौन है आज के युग में? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज वो भी मान लीजिए ओशो का अनुसरण करता है, ओशो के प्रवचन सुनता है, सुनने के बाद में लोगों तक उनकी बात पहुंचाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो सत्य था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि जो हैं उनका ओरिजिनल नाम बाल्यभील था। मैं जाति पात पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक निषाद जाति नहीं है, निषाद एक वर्ण है। 4 वर्ण थे, लेकिन 4 नहीं 5वां वर्ण निषाद है। निषाद एक संस्कृति है, निषाद एक वर्ण है।
तो इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, आज सबको पढ़ने का पढ़ाने का अधिकार है, सब समाज के लोगों को। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो बलवान है वो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो मान लीजिए व्यापार करता है वो शूद्र है, वैश्य है, और जो मजदूरी करता है वो शूद्र है आज की श्रेणी में। लेकिन आज कर्म से प्रधान देश बनने वाला है, जाति से नहीं, जन्म से नहीं। तो कहीं ना कहीं एक समाज आपके पीछे भी पड़ा होगा कि आप निषाद भगवत कथा लेके चल रहे हैं और श्रीमद् भगवत कथा वो लेके चल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई समाज किसी के पीछे नहीं पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि अगर आपका परिवार कमज़ोर है तो अपने परिवार को अच्छी लेवल पर लाने के लिए आप क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो आपको करना होगा। मेहनत भी करेंगे, मजदूरी भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, कहीं कंपनी भी करेंगे, जॉब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है। ठीक वैसे ही मेरा ये क्या है, मेरा ये धंधा नहीं, मेरा एक समाज के प्रति एक ऐसा संदेश है कि मैं समाज को एक अच्छे लेवल पर लाना चाहता हूँ। मेरा कोई राजनीति एजेंडा नहीं है, मैं कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। अपने समाज को धर्म की आंखों से देखता हूँ, धर्म की आंखों से देख करके समाज को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका इतिहास बहुत कुछ है। आप ये मत करिए कि हमारे समाज को पाखंड बना दे रहे हैं, ये बना दे, नहीं 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 नहीं। आज निषाद संस्कृति जाग रही है, समाज जाग रहा है, और समाज का हर एक व्यक्ति जाग रहा है। तो जागने का समय है, आप सभी को जाग जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि निषाद संस्कृति, जी जी, अभी निषाद संस्कृति से परिचय आपके ही समाज के लोग नहीं हैं, तो उनको कैसे परिचय करें? देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग निषाद संस्कृति से परिचित नहीं हैं, तो मैं बताता हूँ। ब्राह्मण एक वैदिक धर्म एक पुस्तक आती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि भारत में सर्वप्रथम यदि कोई संस्कृति थी तो उसको निषाद संस्कृति कहा गया, उसको निषाद संस्कृति कहा गया। तो अगर मान लीजिए जो पढ़कर भी अनपढ़ बन रहा है तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? दिमाग तुम्हारे भीतर दिया है, विवेक तुम्हारे भीतर दिया है, पढ़ने की क्षमता माता पिता ने तुमको यहाँ तक ला दिया कि तुम किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए ना, कौन रोकता है आपको? पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए। जब तक आप पन्नों को पलटोगे नहीं, कैसे पता चलेगा आपका इतिहास क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए, सबको संस्कृति इतिहास से रूबरू होना चाहिए। एक सवाल, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है, और निषाद समाज भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति विषय में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीति एक अपना अलग रास्ता होता है और धार्मिक और धर्म एक अपना अलग रास्ता होता है। राजनीति के विषय में मैं ज़्यादा कुछ ना कहते, बस इतना कहूँगा जो सही है, जो सही है हमें उसका साथ देना चाहिए, और जो लगता है कि ये समाज के लिए बोझ है तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि सही गलत की पहचान व्यक्ति की हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप उसके पास रहोगे, उसके साथ समय बिताओगे तभी सही गलत की पहचान होगी। कुछ वार्ता करने से, कुछ पल उसके साथ गुजारने से आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति सही है कि गलत है। तो इसीलिए जो सही है राजनीति में उसका साथ दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, देखा जा रहा है युवा पाश्चात्य संस्कृति के प्रति भागते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप निषाद संस्कृति को जागर करने आए हैं, तो क्या कैसे करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मैं ये आगाज़ करना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जितने भी युवा हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप जब तक अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कुछ पूछ हो सकती है। पूछ मतलब होता है कि आपका मान सम्मान हो सकता है। आप पीएचडी कर लीजिए, आप हाई प्रोफाइल पढ़ाई कर लीजिए, आप जो है ज्ञान आपके पास आ गया, डिग्रियां आपके पास आ गई, लेकिन संस्कार आपके जीवन में नहीं है तो क्या पाया आपने? संस्कार के बिना व्यक्ति अधूरा रहता है, वो सही गलत को जानने की क्षमता को खो चुका होता है। आज अमेरिका, जापान सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं, और आज आंकलन कर लीजिए अकाल मृत्यु और जो है अपने आप को मारने वाले लोग जो अकाल मृत्यु से मर रहे हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा जापान में है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। तो इसीलिए हमें इनसे सीख लेना चाहिए कि अच्छी पढ़ाई पढ़ के, अच्छा लेवल प्राप्त करके, अच्छी डिग्रियां लेके, पीएचडी करने के बाद भी मन शांत नहीं होगा। शांत तभी होगा जब आप अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, अपनी सभ्यता को अपनाएंगे, अपने संस्कार को अपनाएंगे और अपने जीवन में समाज के प्रति सहानुभूति लाएंगे।